हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल धोलेडा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं। आपको याद होगा, हमने पिछले लेक्चर के दौरान पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज अध्ययन करेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने और न होने का हम कैसे पता लगा सकते हैं। कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है, हम कैसे निर्धारित करेंगे। देखिए, हम यदि रासायनिक अभिक्रिया के कुछ गुणों की तरफ ध्यान दें तो वहां पर हम यह पता लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। आपसे यदि कोई दो या दो से ज्यादा अभिकारक देने के पश्चात पूछता है और बोलता है कि करके दिखाइए और बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, तो आप किस प्रकार निर्धारित करेंगे। देखिए, कुछ ऐसे गुण हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रासायनिक अभिक्रिया के, यदि हम उनकी तरफ ध्यान दें तो हम निश्चित रूप से यह बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। वह गुण कौन कौन से हैं, आइए उनके ऊपर जरा एक नजर डालते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के गुण कौन कौन से हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के गुण धर्म है, नंबर 1, गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन। यदि हम दो या दो से अधिक उत्पाद को मिलाएं और वहां पर यदि कोई गैस निकल रही है, किसी गैस का उत्पादन हो रहा है, तो हम वहां निश्चित रूप से कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। गैस का निकलना निर्धारित करेगा रासायनिक अभिक्रिया चल रही है या हो रही है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के गुण धर्म के रूप में, कैरेक्टरिस्टिक के रूप में हम गैस का उत्सर्जन देख करके बता सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहां पर एक परख नली लेता हूं। ये देखिए, मैंने यहां पर एक परख नली ली। इस परख नली में मैं यहां पर एक अभिकारक ले रहा हूं और वो है तनु नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3। यह मेरे पास यहां पर एक अभिकारक है। दूसरा अभिकारक मैं यहां पर कैल्शियम धातु लेता हूं। कैल्शियम धातु के ग्रेनुअल्स, ये देखिए यहां पर, ये मैंने एक स्पैचुला ली और उसमें कैल्शियम धातु के ग्रेनुअल्स अर्थात दाने हैं। कौन सी धातु है ये? कैल्शियम। कैल्शियम को किससे प्रदर्शित करते हैं? Ca। और यहां पर मैंने क्या लिया हुआ है, एक परख नली के अंदर तनु HNO3। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस कैल्शियम धातु के ग्रेनुअल्स को यहां पर इस परख नली के अंदर तनु नाइट्रिक अम्ल में मिलाना है। तो जैसे ही मैं यहां पर इसको तनु नाइट्रिक अम्ल में डालूंगा तो क्या होगा, वह देखना है हमें। तो जैसे ही इसको इसके अंदर डाला जाता है, ये देखिए यहां पर मैंने कैल्शियम धातु को तनु नाइट्रिक अम्ल में मिला दिया है, तो क्या होगा, तो यहां पर बबल्स निकलेंगे। ये देखिए इस प्रकार से, और यहां से हमें गैस निकलती हुई दिखाई देगी। ये गैस के बबल्स जो है वो निकल रहे हैं और ये गैस यहां से उत्सर्जित होगी। ये जो गैस होगी यहां पर, कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन। इसके लिए हम अभिक्रिया भी लिखेंगे।
तो जैसे ही यहां पर तनु नाइट्रिक अम्ल में कैल्शियम के ग्रेनुअल्स को मिलाया गया, इन दोनों के बीच अभिक्रिया हो गई, अभिक्रिया हो रही है। इसका किसने निर्धारण किया? इसका निर्धारण किया इस निकलने वाली गैस ने, जो इसके अंदर से बाहर निकल रही है दोनों के मिलाने के पश्चात। आइए इस अभिक्रिया को भी देख लेते हैं। यहां पर हमने कैल्शियम धातु ली है Ca, और उसके साथ हमने तनु नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये लिया है, जो कि तनु है। तनु बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जल में सांद्र अर्थात कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को मिला देंगे तो तनु बन जाएगा। तो यहाँ पर कैल्शियम धातु को तनु HNO3 के अंदर मिलाया गया, तो क्या अभिक्रिया हुई? अभिक्रिया हुई यहाँ पर CaNO3 ट्वाइस, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये जो हाइड्रोजन गैस यहां से निकल रही है वही है यही हाइड्रोजन गैस यहां से निकल रही थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी जो दो अभिकारक आपस में मिला दिए जाते हैं, हो सकता है दो से ज्यादा भी हो, और वहां पर यदि किसी गैस का उत्सर्जन हो रहा है तो वहां पर निश्चित रूप से जो अभिक्रिया है वह चल रही है। इसी अभिक्रिया को हम एक क्रियाकलाप करके समझते हैं। आइए देखते हैं क्रियाकलाप। तो आइए स्टूडेंट्स, हम जरा देख लें कि किस प्रकार से जब हम दो अभिकारकों को आपस में मिलाते हैं तो वहां पर कोई गैस उत्पन्न हो सकती है, और किसी गैस का उत्पन्न होना ही, जैसा कि हमने अध्ययन किया, यह निर्धारित करता है कि दोनों अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। इसको देखने के लिए हम यहां पर दो अभिकारक ले रहे हैं। मेरे पास यहां पर पहला अभिकारक है, देखिए कैल्शियम धातु, ये मेरे पास कैल्शियम धातु है, और दूसरा मेरे पास यहां पर ये देखिए कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल है सांद्र नाइट्रिक अम्ल। अभी मुझे क्या करना है? इन दोनों अभिकारकों को आपस में अभिक्रिया करवाना है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। क्या वह यह परिवर्तन है कि इस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल को हमें डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित करना है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल को डाइल्यूट अम्ल में परिवर्तन करने के लिए हम क्या करते हैं? यहां पर एक परख नली में मैंने कुछ जल लिया हुआ है, यह देखिए जल में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल को मिलाना है। जैसे ही मैं इस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल को जल में मिला दूंगा, ये देखिए मैंने यहां पर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल को जल के अंदर मिला दिया है। अब ये जो मेरे पास यहां पे परख नली में अम्ल है वह डाइल्यूट है, अर्थात तनु अम्ल बन गया है। सांद्र अम्ल से तनु अम्ल में मैंने इसको परिवर्तित कर दिया है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे यहां पर इस तनु अम्ल के अंदर कैल्शियम धातु के ग्रेनुअल्स अर्थात कैल्शियम धातु के दानों को मिलाना है। यह देखिए मैंने एक स्पैचुला के अंदर यहां पर कैल्शियम धातु के ग्रेनुअल्स लिए हुए हैं। अभी जो मैंने आपको यहां पर दिखाया था कैल्शियम धातु के ग्रेनुअल्स, देखिए ये मैंने यहां स्पैचुला में लिए हुए हैं। तो यहां पर एक अभिकारक जो है वह कैल्शियम धातु है। आप अच्छे से देख सकते हैं इसके ग्रेनुअल्स कैसे दिखाई देते हैं। ये देखिए कैल्शियम धातु आपने पढ़ा होगा, उसके ये ग्रेनुअल्स हैं, आप देख सकते हैं। और इस परख नली में मैंने एक दूसरा अभिकारक डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल। अभी मुझे क्या करना है? इन दोनों को आपस में अभिक्रिया करवाना है। अभिक्रिया जब हम इन दोनों को आपस में करवाएंगे तो यह पता करने के लिए कि क्या इन दोनों के बीच में कोई अभिक्रिया हुई है, हमें इस परख नली के नीचे वाले सिरे को ध्यान से देखना होगा। इस वाले सिरे को ध्यान से देखना होगा। तो मैं अभी आपके सामने ये जो
कैल्शियम धातु के ग्रेनुअल्स है उनको इस परख नली के अंदर डाल रहा हूं। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए मैंने यहां पर जैसे ही कैल्शियम धातु के ग्रेनुअल्स को तनु अम्ल के अंदर डाला है तो आप देख सकते हैं यहां पर इसके अंदर ये देखिए यहां पर आपको बबूले दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम इस परख नली के ऊपर देखें यहां ध्यान से तो हमें गैस निकलती हुई दिखाई देगी। यहां पर ये देखिए हल्की हल्की गैस दिखाई दे रही है, जबकि बबल्स जो है वह ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि यहां पर इसमें गैस बन रही है। गैस का ये देखिए यहां पर गैस का किस प्रकार से यहां पर उत्सर्जन हो रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सी गैस है? जैसे ही हमने यहां पर कैल्शियम धातु के ग्रेनुअल्स को तनु नाइट्रिक अम्ल के अंदर मिलाया है तो अभिक्रिया हुई है, और अभिक्रिया होने के बाद धातु के लवण बन जाएंगे और कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इस प्रकार से आप यह बता सकते हैं कि यदि हम दो अभिकारकों को मिलाएं और मिलाने पर यदि वहां पर गैस उत्सर्जित होती है तो निश्चित रूप से वहां पर अभिक्रिया हुई है। इस प्रकार आपने क्रियाकलाप द्वारा देखा कि जब हम कैल्शियम धातु को तनु नाइट्रिक अम्ल में मिलाते हैं तो अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं, ऐसा उदाहरण जिसमें हम दो अभिकारकों को मिला रहे हैं और गैस उत्पन्न हो रही है, वो देखते हैं। देखिए यहां पर इस बार मैं धातु ले रहा हूं जिंक। जिंक धातु को किससे प्रदर्शित करते हैं? Zn से प्रदर्शित करते हैं, और इसको अभिक्रिया करवा देते हैं हम यहां पर HCl से। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यह भी इस नाइट्रिक अम्ल की तरह ही होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको भी हम तनु बना लेंगे। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जिंक की अभिक्रिया करवाएंगे। जिंक की अभिक्रिया करवाएंगे, क्या होने वाला है? कैसे अभिक्रिया होगी? देखिए यहां पर हम अब की बार परख नली ना लेकर के एक कोनिकल फ्लास्क ले लेते हैं। ये देखिए ये एक कोनिकल फ्लास्क लिया मैंने यहां पर, ठीक है। और इस फ्लास्क में मैं क्या कर दूंगा? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ले लूंगा। ये देखिए मैंने HCl ले लिया है, और वो HCl कैसा है? तनु डाइल्यूट HCl ले लिया। और अब मुझे क्या करना है? जिंक के ग्रेनुअल्स, जिंक के टुकड़े छोटे छोटे, वो मैं यहां पर इसमें मिला दूंगा, डाल दूंगा। जैसे ही जिंक के ग्रेनुअल्स डाइल्यूट HCl के साथ मिलते हैं तो एक अभिक्रिया शुरू हो जाती है। अभिक्रिया के फलस्वरूप वहां पर क्या होगा? इसमें से हमें बबल्स भी निकलते दिखाई देंगे, और इस फ्लास्क के मुंह को हम यहाँ पर एयर टाइट कर देंगे, मुंह को बंद कर देंगे कॉर्क लगा करके। ये मैंने यहाँ पर देखिए कॉर्क लगा दिया है, और कॉर्क लगा करके इसका जो मुंह है फ्लास्क का वो बंद कर दिया है। और जो पाइप मैंने लगाई थी उस पाइप को क्या करना है? उस पाइप को एक बर्तन में साबुन का घोल लेकर के, ये साबुन का घोल है यहाँ पर क्या है? ये साबुन का घोल, साबुन का घोल मैंने एक बर्तन में यहां पर लिया हुआ है। और वो परख नली जो उस फ्लास्क के अंदर से आ रही थी उसका दूसरा सिरा मुझे क्या करना है? इस साबुन के घोल में डुबो देना है, ठीक है। अभी देखिए क्या होगा? जैसे ही जिंक यहां पर डाइल्यूट HCl से अभिक्रिया करेगा, बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। ये जो बबल्स होंगे, बबुले होंगे, ये हाइड्रोजन गैस के होंगे। ये हाइड्रोजन गैस इस पाइप के द्वारा, इस पर ट्यूब के द्वारा यहाँ पर साबुन के घोल के अंदर आएगा, और वो जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं यहाँ पर इस प्रकार से बाहर निकलते हुए हमें दिखाई देंगे। किस प्रकार से? जैसे आपने बच्चों को देखा होगा, साबुन के घोल में एक पाइप लेकर के फूंक मारते हैं तो बबल्स निकलते हैं जो हवा में उड़ते हैं गुब्बारे की तरह। कुछ ऐसे बबल्स यहाँ पर दिखाई देंगे। ये बबल्स कौन सी गैस के हैं? ये बबल्स हाइड्रोजन गैस के हैं। हाइड्रोजन गैस है, इसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक जलती हुई माचिस की तिल्ली लेंगे और उसके पास ले जाएंगे।
जैसे ही माचिस की तिल्ली उस हाइड्रोजन गैस के बबल्स के पास जाएगी, वो पॉप ध्वनि के साथ ब्लास्ट कर देगा, अर्थात वहां पे छोटे पटाखे की तरह धमाका होगा। ये देखिए, जैसे ही इस हाइड्रोजन गैस के बबल्स के पास जलती हुई माचिस की तिल्ली ले गए हैं, तो कौन सी ध्वनि उत्पन्न होने वाली है? पॉप साउंड, पॉप की ध्वनि, जैसे छोटा पटाखा फटता है ना, उस प्रकार की ध्वनि वहां पर उत्पन्न होगी। इस क्रियाकलाप को यदि आपको कभी करना है तो अध्यापक की उपस्थिति में करें, और याद रखें कि जो गैस यहां से निकल रही है उसको सीधे माचिस की तिल्ली से चेक ना करें, वरना सारा का सारा उपकरण फट सकता है। वहां पर जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है, उस हाइड्रोजन गैस को हमें बबल्स के पास ले जा करके चेक करना है, पाइप के मुंह के पास ला करके चेक नहीं करना है। अपरेटस को पूरे तरीके से सील रखना है। ये जो यहाँ पर फ्लास्क है, इसके मुंह को पूरे तरीके से सील रखना है। जो पाइप का सिरा है जो फ्लास्क के अंदर है, वो इसमें डूबा हुआ नहीं होना चाहिए। ये कुछ सावधानी हमें वहां पे रखनी होगी, ठीक है। तो यहां पर भी हाइड्रोजन गैस निकली, हाइड्रोजन गैस ने कंफर्म किया कि अभिक्रिया हो रही है। इसी अभिक्रिया को हम यहाँ पर पूरा करते हैं कि क्या बनने वाला है। जब जिंक डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करता है तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रही है, और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, मींस कोई भी गैस अगर उत्पन्न होती है तो अभिक्रिया हो रही है। तो यहां पर यह निश्चित करता है कि अभिक्रिया चल रही है, ठीक है। तो अभी तक हमने अध्ययन किया गैस का उत्सर्जन। गैस यदि किसी अभिकारक को मिलाने पर निकल रही है, इसका मतलब अभिक्रिया हो रही है। एक और उदाहरण देखते हैं। यहां पर मैं ले रहा हूं NaHCO3। NaHCO3 खाने का सोडा होता है, और इसको यहां पर अभिक्रिया करवा देते हैं H2SO4। H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। जब मैं इसके साथ इसकी अभिक्रिया करवाता हूं तो क्या बनता है? देखिए, बनेगा सोडियम सल्फेट, Na2SO4, सोडियम सल्फेट के लवण बनेंगे, सोडियम का साल्ट बनेगा, और क्या बनने वाला है? जल बनने वाला है H2O, और क्या बनने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने वाली है। तो जब यहां पर NaHCO3 खाने का सोडा बोलते हैं इसको, जिसको बेकिंग पाउडर बनाने में उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा है। और H2SO4 यहां पर हमने तनु लिया है, तनु H2SO4, और उससे क्या बना है? सोडियम सल्फेट बना है, H2O बना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ही देखिए, तो यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति का पता लगाना हो तो आप क्या करेंगे? आप जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाएंगे, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड के सामने रखेंगे तो वो बुझ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अग्निशामक होती है, वो आग को बुझाने में सहायता करती है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास यहाँ पर 3 उदाहरण थे जिनसे ये निश्चित हो रहा था कि गैस निकल रही है। अर्थात यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, और खाने का सोडा यहाँ पर बेकिंग सोडा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो अभिक्रिया कर रहा है तभी गैस उत्पन्न हो रही है। तो आप निश्चित रूप से एक गुण यह बता सकते हैं कि यदि गैस निकल रही है तो अभिक्रिया हो रही है। चलिए, दूसरा गुण देखते हैं। दूसरा गुणधर्म जो है वह है तलछट का बनना। देखिए, तलछट का बनना। तलछट को हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो क्या रहेगा ये? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, PPTS शॉर्ट में लिखते हैं। यहां तक गैस का उत्सर्जन, इट मींस इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास। तलछट का बनना, तलछट अर्थात प्रेसिपिटेट का बनना। कई बार हमें अभिकारक दिए जाते हैं और
अभिकारक देने के बाद जब हम उनको मिलाते हैं तो वहां पर तलछट का निर्माण हो जाता है, अर्थात प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। आप सोच रहे हो कि प्रेसिपिटेट कैसे होते हैं? देखिए, प्रेसिपिटेट कुछ इस प्रकार के, जैसे हम चीनी को पीस दें, जो चीनी होती है, शुगर होती है, जब हम उसको पीस देते हैं तो एक सफेद रंग का पाउडर सा बन जाता है। वो जो पाउडर सा है, अगर हम उसमें थोड़ी सी नमी मिला दें, अर्थात उसमें नमी हो, तो वो कुछ गीला और हम कह सकते हैं मॉइस्चर वाला पाउडर बन जाएगा सफेद रंग का। उसी प्रकार का होता है तलछट अर्थात प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का रंग निर्भर करता है कि हम कौन सा अभिकारक ले रहे हैं, अभिकारकों के ऊपर उसका रंग निर्भर करेगा। जरूरी नहीं है कि वह सफेद रंग के ही प्रेसिपिटेट हों, वो पीले रंग के भी हो सकते हैं, नीले रंग के प्रेसिपिटेट भी हो सकते हैं, सफेद रंग के भी प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। आइए हम इसके कुछ उदाहरण देख लें। पहला जो यहां पर मेरे पास उदाहरण है वह है पोटाशियम आयोडाइड KI। पोटाशियम आयोडाइड होता है, मैं यहां पर नाम लिख देता हूं, पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड KI, उसको जब हम अभिक्रिया करवाते हैं लेड नाइट्रेट के साथ, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 ट्वाइस। लेड नाइट्रेट है ये, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। तो क्या बनता है? लेड आयोडाइड बनता है। यहां लिख रहा हूं मैं, आप याद रखिएगा, लेड आयोडाइड बनेगा और पोटाशियम नाइट्रेट बनेगा, पोटाशियम नाइट्रेट बनेगा। तो लेड आयोडाइड जो है यही तलछट है, इसी का तलछट बनेगा, इसी के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। और याद रखना है, इन प्रेसिपिटेट्स का जो रंग होगा वो येलो होगा, अर्थात येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, येलो प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड के बनेंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही पोटाशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ हम अभिक्रिया करवाते हैं तो वहां पर लेड आयोडाइड बनता है, जिसके येलो कलर के, पीले रंग के तलछट बनेंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यदि कहीं किसी अभिक्रिया में प्रेसिपिटेट बने हैं, इसका मतलब कि वो अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। पीला रंग यहां पर उपस्थित हुआ है, जबकि पीला रंग ना तो पोटाशियम आयोडाइड का था और ना ही लेड नाइट्रेट का था। तो पीले रंग का एक नया पदार्थ जिसको हम तलछट कह रहे हैं, उसका उत्पादन हुआ है यहां पर इस अभिक्रिया के दौरान। तो अभिक्रिया हुई है क्योंकि एक नया पदार्थ बना है। इसी अभिक्रिया को हम बाद में भी अध्ययन करने वाले हैं, याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर देखिए रंग बदल गया है, यहां पर कोई पीला रंग नहीं है और बाद में रंग एक येलो कलर का है, पीले रंग का पदार्थ जो है वो उत्पन्न हो गया है। तो रंग में परिवर्तन जो आगे आने वाला है उसमें भी हम इस अभिक्रिया को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लेते हैं एक और उदाहरण जिसमें तलछट का निर्माण होता है। देखिए, जब हम बेरियम क्लोराइड, अब की बार मैं यहां पर ले रहा हूं बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या होता है? BaCl2, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड को अभिक्रिया करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। H2SO4 बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। क्या बनने वाला है? यहां पर लिख रहा हूं मैं, देखिए, जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, बेरियम क्लोराइड H2SO4 के साथ, BaCl2 H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया करता है तो बनता है BaSO4, बेरियम सल्फेट, BaSO4 बेरियम सल्फेट, और बनेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। ये जो बेरियम क्लोराइड बना है ये वाला, यही तलछट है। परंतु इस तलछट का, इस प्रेसिपिटेट का जो कलर है ना, वो पीला नहीं है, वो यहां पर व्हाइट है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, अर्थात श्वेत रंग के, अर्थात श्वेत रंग के, सफेद रंग के तलछटों का निर्माण होगा बेरियम सल्फेट का। ठीक है,
फिर से एक बार देखते हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2, उसको हमने अभिक्रिया करवाया H2SO4 के साथ। जैसे ही BaCl2 H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो वहां पर बनाने वाला है सफेद रंग के बेरियम सल्फेट के तलछट, अर्थात बेरियम सल्फेट के लवण, जिनका रंग कैसा होगा, सफेद होगा, और उसको हम बोलेंगे बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट। ठीक है, और साथ में क्या बनने वाला है, साथ में बनने वाला है HCl। ठीक, तो अभी हमने देखा तलछट यदि कहीं बनते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वहां अभिकारक अभिक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा गुणधर्म था, तलछट का बनना। तीसरा गुणधर्म देखते हैं, जिसको मैंने अभी बताया था। तीसरा गुणधर्म है रंग में परिवर्तन। अभिक्रिया हो रही है, अभिकारक किसी और रंग के है, और अभिकारक अभिक्रिया करने के पश्चात उत्पाद बनाएंगे, उत्पाद किसी और रंग का बन जाए, तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया हुई है। तो रंग में परिवर्तन, अभिकारकों का रंग अलग, उत्पाद का रंग अलग, कोई नई चीज बन जाए, नए रंग आ जाए उसमें, तो इसका मतलब अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म के रूप में तीसरा जो गुणधर्म हम यहां ले रहे हैं वह है रंग में परिवर्तन। चलिए देखते हैं। रंग में परिवर्तन अर्थात चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, हमने दो अभिकारक लिए, उनका रंग शुरू में अलग है और अभिक्रिया होने के पश्चात कुछ और ही रंग उत्पन्न हो गया, तो हम कहते हैं कि अभिक्रिया हुई है। एक उदाहरण के रूप में हम इसको लेते हैं, समझते हैं किस प्रकार से। देखिए, मैं यहां पर ले रहा हूं पोटासियम परमैंगनेट। पोटासियम परमैंगनेट का जो सूत्र होता है वो होता है KMnO4। याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। पोटासियम परमैंगनेट KMnO4, नाम भी लिख रहा हूं मैं यहां पर पोटासियम परमैंगनेट। ये हमारे पास है पोटासियम परमैंगनेट KMnO4। और मैं यदि इसका रंग देखता हूं तो इसका रंग, पोटासियम परमैंगनेट का जो रंग है ना, इसी की वजह से ये ज्यादा उपयोग में होता है। इसके अलावा ये ऑक्सीजन देने वाला भी है, अभिकारक भी है। तो यह पोटासियम परमैंगनेट का जो रंग है वह होता है पर्पल। याद रखिएगा, कैसा रंग होगा, पर्पल, बैंगनी रंग है। शुरू में हमने एक परख नली में क्या किया, पोटासियम परमैंगनेट लिया KMnO4, जिसका रंग कैसा है, पर्पल है। अब इस पर्पल कलर के पोटासियम परमैंगनेट में जब मैं सिट्रिक एसिड मिला दूं, सिट्रिक एसिड जो नींबू के अंदर मिलता है, जो घरों में नींबू इस्तेमाल होता है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, तो उस सिट्रिक एसिड को अर्थात पोटासियम परमैंगनेट लेकर के एक परख नली में, जिसमें उसका रंग परख नली में दिखाई देगा मुझे पर्पल, और उसमें मैं मिला दूं सिट्रिक अम्ल। ये मैंने ली यहां पर परख नली, इस परख नली में मैंने यहां पर दिया है पोटासियम परमैंगनेट। इस पोटासियम परमैंगनेट का जो कलर है वो पर्पल है शुरू में। ठीक है, क्या है और ये KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट। अब इसमें मुझे क्या डालना है, नींबू निचोड़ देना है, अर्थात सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H8O7 फॉर्मूला है उसका, C6H8O7। ये क्या है, ये है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड डाला मैंने यहां पर। नींबू के अंदर जो रस होता है, नींबू के अंदर जो अम्ल मिलता है वह होता है सिट्रिक एसिड। तो मैंने पोटासियम परमैंगनेट लिया और इसमें मुझे क्या करना है, शुरू में पर्पल कलर है, जैसे ही मैं इसमें सिट्रिक अम्ल की, ये देखिए मैं सिट्रिक अम्ल की, सिट्रिक एसिड की बूंदा इसमें डालता हूं तो क्या होने वाला है,
जैसे ही ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करके इसके पर्पल कलर को डिसअपियर कर देगा, इसका जो बैंगनी रंग है उसको गायब कर देगा। ठीक है, ये जो पर्पल कलर है यहां पर जैसे ही सिट्रिक एसिड इसमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा, यहां से गायब हो जाएगा और कैसा बन जाएगा, ये कलरलेस, रंगहीन हो जाएगा। तो शुरू में पर्पल कलर है, सिट्रिक एसिड मिलाया, सिट्रिक एसिड मिलाते रंग गायब हो गया। इसका मतलब है कि सिट्रिक एसिड ने पोटासियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया कर दी है और जब अभिक्रिया हुई है तो इसका गुणधर्म बन गया ये इसका कि रंग में परिवर्तन, रंग बदल जाए, दो अभिकारकों को या दो से ज्यादा अभिकारकों को मिलाए और रंग बदल जाए, इसका मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रंग में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का एक गुणधर्म हो गया। ठीक है, चलिए इस अभिक्रिया को पूरा करते हैं। यहाँ पर पोटासियम परमैंगनेट को C6H8O7 सिट्रिक एसिड के साथ हमने अभिक्रिया करवाया तो क्या बनता है, तो बनेगा C6H5K3O7 ये देखिए C6H5K3O7 ये बनेगा और साथ में एक और प्रोडक्ट बनेगा, वह होगा HMNO4 ये बनेगा। तो ये जो हाइड्रोजन परमैंगनेट है यही है कलरलेस अर्थात पर्पल कलर डिसअपियर होकर के कलरलेस हो गया। यहाँ पे पर्पल कलर पोटासियम परमैंगनेट का था, सिट्रिक एसिड मिलाया, बनाया उसने C6H5K3O7 और HMNO4 कलरलेस बनाया। ठीक है, अभिक्रिया को संतुलित और कर लेते हम, यहाँ पर 3 ऐड कर देंगे और यहाँ पर 3 ऐड कर देंगे, 3HMNO4 यह बनने वाला है। बाकी सब संतुलित है। तो इस प्रकार से हम यह बता सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि अभिकारकों का रंग परिवर्तित हुआ है तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, एक और उदाहरण इसका ले। अब की बार हम जो दूसरा उदाहरण ले रहे हैं उस दूसरे उदाहरण में पोटासियम परमैंगनेट की बजाय पोटासियम डाइक्रोमेट लेते हैं, पोटासियम डाइक्रोमेट जिसका रंग ऑरेंज होता है, संतरी रंग का। देखिए पोटासियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2Cr2O7 ये है पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 कैसा रंग है, अभी बताया मैंने, ऑरेंज कलर। ये आपको याद रखना है, बहुत ही जरूरी है कि पोटासियम डाइक्रोमेट का कलर आपको याद रहे, सूत्र आपको याद रहे। पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 नाम पोटासियम डाइक्रोमेट और उसका रंग ऑरेंज होगा, संतरी रंग का होगा। ठीक है, अब इसको यदि मैं अभिक्रिया करवा दूं किसके साथ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ। सल्फर डाइऑक्साइड का तो आपको सूत्र पता होगा, जानते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अभिक्रिया को तेज करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल भी मिलाना पड़ेगा। तो जब हम यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसका ऑरेंज कलर बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा रिएक्शन होने के दौरान, रिएक्शन होने के दौरान बनेगा K2SO4 बनने वाला है, K2SO4 पोटासियम सल्फेट और Cr2SO4 थ्राइस, और क्या बनने वाला है Cr2SO4 थ्राइस क्रोमियम सल्फेट। तो इस प्रकार से पोटासियम सल्फेट क्रोमियम सल्फेट बनेगा और H2O भी बनने वाला है। इस अभिक्रिया को जरा संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करने के लिए 3SO2 सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड उसके आगे 3 ऐड कर देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा पूरा समीकरण। इस अभिक्रिया में हमने क्या किया, पोटासियम डाइक्रोमेट लिया जिसका रंग था ऑरेंज, संतरी रंग था, उसमें हमने सल्फ्यूरिक अम्ल को थोड़ा सा मिलाया
और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हमने उसमें से गुजारा। जैसे ही हम उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस को गुजारते हैं तो हमारे पास यहाँ पर Cr2SO4 थ्राइस बनता है। इसका रंग जो है वो हरा होगा, याद रखना है आपको, कैसा रंग होगा इसका, हरा, ग्रीन कलर। तो कलर बदल गया है, ऑरेंज से जो यहां पर संतरी रंग था वह हरा रंग बन चुका है। तो यहां पर संतरी रंग से हरा रंग बदला है, तो यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म के रूप में ये हमारे पास दूसरा उदाहरण था, जिसमें पोटासियम डाइक्रोमेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस गुजारते हैं तो K2SO4 पोटासियम सल्फेट बनता है और हरे रंग का Cr2SO4 थ्राइस बनेगा, जिससे कि पता चलेगा कि रंग बदल गया है, जल उसके साथ बनने वाला है। तो हमें तो यहाँ पर रंग देख करके ये पहचान लेना है कि अभिक्रिया हुई है। तो इस प्रकार से रंग में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया का एक गुणधर्म है। तो इस प्रकार से आज हमने रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने 3 गुणधर्मों का अध्ययन किया। नंबर 1 इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का उत्सर्जन किसी अभिक्रिया में होता हो। दूसरा हमने पढ़ा तलछट का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, किसी अभिक्रिया में प्रेसिपिटेट्स बन रहे हो, तलछट बन रहे हो। और तीसरा हमने पढ़ा रंग में परिवर्तन, अभिकारक अभिक्रिया करके नया उत्पाद बनाए और उनका रंग अलग हो। तो इस प्रकार 3 हमने यहां पर ऐसे गुणधर्म पढ़े जिनसे हम रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे के गुणधर्म और इस अध्याय के बारे में पढ़ने के लिए आप एजुसेट पर अपनी समय सारणी नोट करके सभी लेक्चर्स को ध्यान से सुने और उनके नोट्स तैयार करें। कोई समस्या रह जाती है तो आप अपने विद्यालय के अध्यापक से संपर्क करके उसका निदान कर सकते हैं।